सीएच मोनिका को थप्पड़ पिंगना। थोड़ा ही देर बाद कार रायचंद मेंशन में पहुंच गई और रूही और मोनिका कार से उतर गए। मोनिका तो तेज कदमों से अंदर चली गई। वहीं थोड़ा ही देर बाद अनाया ने गार्ड को चाबी दी और कार को गैराज में रखने को बोलकर रूहानी और रूही के साथ अंदर चली गई। अंदर आकर देखा तो मोनिका अपनी मां के गले लगकर रो रही थी और अपने मन एक डेविल स्माइल करने लगी, क्योंकि उसने अंदर आकर मॉल में जो कुछ हुआ सारी बातें कुछ सच कुछ झूठ बोलकर सबके सामने बोल दी। मगर सभी लोग अब अनाया को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए सब शांत थे ताकि एक बार अनाया की बात भी सुन सके। थोड़ा ही देर बाद अनाया और रूही अंदर आई और अंदर आकर देखा तो अंदर का माहौल कुछ ठीक नहीं था। तभी बुआ अनाया से बोली, अनाया माना मैंने तुमसे गुस्से में बहुत गलत बातें बोली, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मगर तुमने मोनिका से क्यों ऐसी बातें बोली? उसने तो कभी तुम्हें कुछ नहीं बोला, फिर तुम उसे इतनी कड़वी बातें कैसे सुना सकती हो? तो अनाया बोली, तो आपकी लाडली ने यहाँ आकर शिकायत दर्ज कर दी। ये बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें हैं। मगर एक मिनट मिसेज शर्मा, आपको आपकी लाडली बेटी ने क्या बताया? तो जैसे महिमा जी कुछ बोलती मोनिका बोली, वही जो तुमने मुझे बोला। ओ तो बताओ मैंने तुम्हें क्या बोला या मैं बताऊं? तुम तो खुद को बचाने के लिए झूठ भी बोल सकती हो। तुम वैसे भी बहुत ज्यादा बदतमीज और घमंडी हो, जिसको खुद के अलावा किसी और की कोई फिक्र नहीं है। तो अनाया मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल मैं बदतमीज और घमंडी ही सही, मगर तुम्हारी तरह दूसरों की चीजों में नजर तो नहीं रखती और ना ही उस चीज को अपना बोलती हूँ जो चीजें मेरी ना हो। क्यों सही बोला मिस शर्मा? तो मोनिका गुस्से में बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरी बहनें हैं, बस इसलिए मांग लिया। क्या मैंने गलत किया? तो इस बार अनाया को बेहद गुस्सा आ गया, क्योंकि ये लिमकी गलती कर कर उसको ही गलत साबित कर रही हैं और ये भला हमारी बेरहम क्वीन कैसे होने देती। तो अनाया बोली, दादू जब आज हम मॉल गए तो जो मोनिका ने किया और कहा वो सब उन्हें बता दिया, और जो अनाया ने बोला था वो भी बता दिया। सब शौक थे कि जिस मोनिका को वो लोग इतना संस्कारी समझते थे वो एक नम की झूठी निकली, और सबको ये भी समझ आ गया कि वो सबको अनाया के खिलाफ करने की कोशिश कर रही थी। अब सब लोगों को उस पर बेहद गुस्सा आ रहा था। तभी मोनिका बोली, तुम झूठ बोल रही हो और ये दोनों भी तुम इन्हें माफ कर दो, इसलिए तुम्हारा सपोर्ट कर रही हैं। तो अनाया बोली, ठीक है मैं अभी साबित कर देती हूँ। इतना बोलकर उसने अपने फ़ोन को टीवी से कनेक्ट किया और एक वीडियो चला दी। ये वीडियो पार्किंग की तरफ का था, जहां मोनिका रूहानी को सुना रही थी। उसके बाद थर्ड फ्लोर की वीडियो चली, जिस पर मोनिका रूहानी की पसंद की सारी ड्रेसेज खुद के लिए पैक करवा रही थी। और सबसे लास्ट में ये वीडियो रेस्टोरेंट का था, जहां अनाया और रूही ने मोनिका को बातें सुनी। वही ये सब देखकर तो सब सदमे में चले गए, क्योंकि कोई उनके बच्चों को बुली करता था और वो लोग कुछ नहीं कर पाए। जाने कितने ही बार उन्होंने ये झेला होगा। मोनिका का चेहरा डर से सफ़ेद पन गया और वो हकलाते हुए बोली, ये सब झूठ है। अनाया ने जरूर ये वीडियो एडिट की होगी। तो इस बात पर अश्विन जी बोले, रुकिए, और उस वीडियो को चेक करवाने भिजवा दिया। और वो बोला, ये रियल वीडियो है। जैसे ही सबने ये सुना, सब लोगों को मोनिका पर बेहद गुस्सा आ रहा था, मगर सिर्फ महिमा जी के लिए वो लोग चुप थे कि तभी अचानक एक चटाक की आवाज़ पूरे मेंशन में गूंज उठी और सब लोग जल्दी से महिला जी को देखने लगे, जो बेहद गुस्से में अपनी लाल आंखों से मोनिका को देख रही थी, जो अविश्वास से अपनी मां को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। महिमा जी ने फिर बनगाई बेदर्दी से मोनिका का हाथ पकड़ा और उसे झकझोरते हुए बोली, बेशर्म लड़की, मेरे प्यार का गलत फायदा उठाया और अपनी ही बहनों को बुली कर उनकी चीजें उनसे छीन ली, और तुम कौन से हक की बात कर रही थी? हाँ, मेरे हिस्से का सब कुछ तो मुझे मिल चुका है, तो अब तुम्हारा यहाँ कौन सा हक है? अब मोनिका को भी गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोली, हाँ है मेरा हक, क्योंकि जब ये रूहानी नहीं थी तब भाई, मामा, मामी और नाना नानी की मैं इकलौती प्रिंसेस थी और सब मुझे कितना प्यार करते थे। मगर जब ये रूहानी हुई, उसको नफरत से देखते हुए बोली, इसने मेरी जगह ले ली, जो प्यार मेरा था वो सब इसको मिलने लगा, इसलिए मुझे इससे नफरत है। सभी लोग उसकी बातों से हैरान थे कि मोनिका के दिल में रूहानी के लिए इतना जहर भरा पंगा है। तो महिमा जी उसको एक थप्पड़ रसीद करते हुए बोली, उसने तुम्हारी कोई जगह नहीं छीनी थी, वो जगह उसकी ही थी, आखिर वो इस खानदान का खून थी।
और तो और उसका इन सब चीजों में हक था। मगर तुम बेहया लड़की अभी भी अपनी बेशर्मी दिखाते हुए अपनी गलती नहीं मान रही। मेरी बातें कान खोलकर सुन लो, तुम ये घर तुम्हारा नहीं है और ना ही यहाँ की किसी भी चीज में तुम्हारा कोई हक है। और अगर हक की बात है तो शर्मा मेंशन में जताओ हक, वहाँ होगा तुम्हारा हक। और आज के बाद तुमने किसी भी चीजें छीनी या फिर दूसरों की चीजों पर अपना हक जताया तो तुम्हें उसके लिए मैं सजा देने से खुद को नहीं रोकूंगी। और जाओ अपना सामान पैक करो, हम घर जा रहे हैं, शाम को पार्टी में ही आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट और रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी को शेयर करें। दिल दिल स्माइल स्माइल। CH12 पार्टी का दिन। बुआ जी के इतना कुछ कहने के बाद वो लोग अपने घर चले गए। ऐसे ही शाम हो गई, सब लोग पार्टी के लिए तैयार होने लगे। ये पार्टी रायचंद मेंशन में ही रखी गई थी। सभी लोग तैयार हो गए थे। राधिका जी और रंजीत जी और बाकी बनगे लोग पार्टी में चले गए थे क्योंकि सभी मेहमानों का आना शुरू हो गया था। पार्टी बाहर गार्डन में रखी गई थी। रिधम भी पार्टी में जा चुका था और अनाया के बनगे पापा के बेटे अभी सीधा पार्टी में शामिल होने वाले थे। महिमा जी और उनके पति और बच्चे भी पार्टी में आ चुके थे। रूहानी और रूही तैयार होकर अनाया का इंतजार कर रहे थे कि तभी सीढ़ियों से हील्स की आवाज आई। दोनों ने अपना सिर उठाकर देखा तो बस देखती रह गई। अनाया ब्लैक कलर के ऑफ शोल्डर गाउन में बेहद खूबसूरत और हसीन लग रही थी। ऊपर से उसका बिना भाव का चेहरा उसकी पर्सनैलिटी में सूट कर रहा था। तभी वो नीचे आ गई। रूहानी और रूही भी बहुत सुंदर लग रहे थे। रूही और रूहानी अनाया से बोले, अना तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो अनाया बिना किसी भाव के बोली, थैंक यू मिस रायचंद, और इतना बोलकर बाहर की ओर चली गई। दोनों को अनाया का मिस रायचंद कहना अच्छा नहीं लगा, मगर फिर दोनों भी बाहर की ओर चले गए। पार्टी बहुत अच्छे से चल रही थी। इतने में गेट से बहुत सारी गाड़ियां अंदर की ओर आईं। उन गाड़ियों को देखकर सभी बाहर की ओर ही देखने लगे। तभी 3 गाड़ियों का दरवाजा खुला और 3 हैंडसम लड़के उस गाड़ी से उतरकर पार्टी में शामिल हो गए। सारी लड़कियां उन्हें देखकर आहें भरने लगी। वो तीनों बेहद हैंडसम थे। उनमें से 2 लड़कों को देखकर सब लोगों की आंखें नम हो गई, सिवाय अनाया के। वो अभी भी बिना किसी भाव के सब कुछ देख रही थी। स्वाति जी भी आज अपने मायके से आ चुकी थी और राघव जी भी आज पार्टी में शामिल हो गए थे। रंजीत जी स्टेज पर जाकर अपने हाथ में माइक लेकर बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी हमारी खुशियों में शामिल हुए, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। आइए जानते हैं कि ये पार्टी क्यों रखी गई है। तो मैं आप सबको बता दूं, आज आप लोग हमारे परिवार के बच्चों से मिलेंगे। इसी के साथ उन्होंने रिधान और ऋषभ को स्टेज पर बुलाया। जो 2 हैंडसम लड़के अभी गाड़ी से उतरे वो हमारे ऋषभ और रिधान थे। जैसे ही वो लोग स्टेज पर पहुंचे, दादाजी बोले, तो इनसे मिलिए, ये हैं हमारे बनगे बेटे के बच्चे, यानी हमारे पोते ऋषभ रायचंद और रिधान रायचंद। उसके बाद रिधम को बुलाया और उसे मिलाते हुए बोले, ये हैं हमारे छोटे बेटे के बनगा बेटा रिधम रायचंद। उसके बाद रूहानी और रूही को भी स्टेज पर बुला लिया और उनसे सबको मिलाते हुए बोले, ये हैं हमारे छोटे बेटे की बेटियां, बनगाई बेटी रूहानी रायचंद और उससे छोटी रूही रायचंद। जब से रूहानी स्टेज पर गई थी, एक जोड़ाए आंखें उसे काफी प्यार से देख रही थी। जो लड़का ऋषभ और रिधान के साथ पार्टी में आया था, वो ही रूहानी को एकटक देख रहा था। मोनिका अनाया के पास जाकर बोली, ओ अनाया, तुम्हें आज भी सबने नजरअंदाज कर दिया, सो सैड ना। तभी अनाया डेविल स्माइल कर बोली, शायद मिसेज शर्मा ने थप्पड़ धीरे मार दिया, तभी तुम यहाँ अपना गटर जैसा मुंह खोलने आ गई। तो मोनिका गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई और मन में बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जो लड़का ऋषभ और रिधान के साथ पार्टी में आया वो था आरव राजावत। राजावत फैमिली भी वहां शामिल थी। ये लोग रायचंद मेंशन के पास ही एक और सुंदर मेंशन था, राजावत मेंशन, वहीं रहते थे। रायचंद और राजावत फैमिली बहुत अच्छे दोस्त थे। इंट्रोडक्शन, दादाजी धीरज राजावत, दादी कामिनी राजावत, बनगा बेटा सुशांत राजावत, बनगाई बहू सीमा राजावत, छोटा बेटा प्रवीण राजावत, छोटी बहू प्रतिभा राजावत, इनकी एक बेटी भी है समिता राजावत, राठौर, पति महेंद्र राठौर। सुशांत और सीमा जी के 2 बच्चे हैं, आरव राजावत और उसकी और आरवी राजावत।
प्रवीण जी और प्रतिभा जी के भी 2 बच्चे हैं, शिवाय राजावत और शिवन्या राजावत। समिता जी के 3 बच्चे हैं, जय राठौर, रिया राठौर, मायरा राठौर। रिया और मायरा जुड़वा हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब आते हैं कहानी पर। यहाँ राठौर फैमिली भी शामिल थी और रिया और मायरा दोनों मोनिका की बेस्ट फ्रेंड थी। तभी रंजीत जी फिर से बोले, अब मैं बुला रहा हूँ हमारे घर के सबसे छोटे सदस्य को। तो वो अनाया को इशारा करने लगे। तो अनाया स्टेज पर चली गई और वहां से मोनिका को देखकर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान उसे पास कर दी। तभी दादाजी बोले, तो इनसे मिलिए, ये है मेरे छोटे बेटे की सबसे छोटी बेटी और हमारे घर की सबसे छोटी मेंबर अनाया रायचंद। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आज तक कहाँ थी। तो ये अपनी स्कूलिंग हॉस्टल में रहकर पूरी कर रही थी और अब कॉलेज हमारे साथ ही रहकर करेगी। और ये सिटी टॉपर अनाया रायचंद है। लड़कियां अनाया की खूबसूरती देखकर जल रही थी, मगर जैसे ही दादाजी जी बताया कि वो सिटी टॉपर हैं, सभी को और भी जलन होने लगी। मगर अनाया को इससे कहाँ फर्क पड़ता, वो सबको बिना भाव के देख रही थी। तभी फिर से दादाजी की आवाज आई, और अब मिलिए हमारे नाती और नातिन से। मोनिका और मोहित भी स्टेज पर पहुंच गए। इनसे मिलिए, ये हैं मोनिका शर्मा और मोहित शर्मा। उसके बाद सभी नीचे उतर गए और दादू भी सबको शुक्रिया कर नीचे आ गए। इस पार्टी में शिवाय शामिल नहीं था। ऐसे ही सबने खाना खाया और पार्टी खत्म हो गई। सभी मेहमान जा चुके थे और केवल राजावत फैमिली ही वहां मौजूद थी। सभी लोग हॉल में ही बैठे थे, पूरी राजावत फैमिली और रायचंद फैमिली। तभी अनाया बोली, दादू मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो आरवी उसे देखकर बोली, अनाया रुको। तो सब उन दोनों को देखने लगे। अनाया ने अपनी एक आईब्रो उठा ली, जैसे पूछना चाहती हो क्या हुआ। आरवी रूहानी और रूही की काफी अच्छी दोस्त हैं। आरवी वैसे तो अच्छी है, मगर उसे अनाया नहीं पसंद, क्योंकि उन्हें अभी भी लगता है कि अनाया ने रूहानी को हार्म किया था। तो आरवी बोली, क्या तुम अब यही रहने वाली हो। तो अनाया कुछ बोलने वाली थी, मगर फिर वो मेहमान है ये सोचकर अपना सिर हिला दिया। तो आरवी बोली, तो क्या तुम फिर से रूहानी को हार्म करोगी जैसे बचपन में किया था। रायचंद फैमिली को खुद पर शर्म आ रही थी और उन्हें डर भी था कि इस वजह से अनाया उनसे और दूर ना हो जाए। अभी कोई कुछ कहता कि तभी रिया और मायरा बोली, अनाया तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, तुम क्यों रूहानी से इतना जलती हो। अगर तुम्हारी तरह मेरी बहन होती तो मैं तुम्हें अपने घर से धक्के मारो कर बाहर निकाल देती। तो अनाया बोली, ओ मिस राठौर, क्या आप कोई कोर्ट की जज हैं जो यहाँ न्याय करेगी। तो इस बात पर आरवी बोली, उसने गलत क्या बोला, तुम कितनी घटिया हो, गलती करने के बाद भी तुमने सॉरी नहीं बोला और आज तक भी तुमने माफी नहीं मांगी। अब अनाया का दिमाग खराब होने लगा था और उसके आसपास से मडस और निकलने लगा था, जिससे सभी को घुटन महसूस होने लगी थी। अनाया अपनी सर्द आवाज में बोली, मिस राजावत अपनी जुबान को लगाम में रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो बचे ही ना। और हाँ, मेरे मामलों में अपनी नाक मत घुसाइए। आपकी गलतियां आपकी फैमिली और आपके दोस्त बर्दाश्त करते होंगे, मगर मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मैंने किसी को हार्म नहीं किया था। यकीन नहीं होता तो अपनी बेस्ट फ्रेंड मिस रूही रायचंद से पूछ लीजिए। और हाँ, मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने की किसी ने भी हिम्मत की तो उसे जान से मारने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मिस राठौर, आप मुझे ज्ञान देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए कि आप खुद कितनी घटिया हैं जो गरीब लोगों को बुली करती हैं और फिर अपना पावर यूज कर बच जाती हैं। मगर मुझे बुली करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, ना राठौर फैमिली ना ही राजावत फैमिली। तो मुझसे उलझने की भूल से भी ना करना, वरना तुम्हें ही एक भूल बना दूंगी। उसके बाद वहां से चली गई और दादू ने सभी को सच बता दिया कि अनाया ने कुछ नहीं किया था और वो वीडियो भी सभी को दिखा दिया। आरवी को अब अपने के व्यवहार पर गुस्सा आ रहा था और मायरा और रिया की तो बोलती ही बंद हो गई, मगर अनाया को देखकर प्रतिभा जी की आंखों में चमक आ गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और रिव्यू दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिल दिल दिल, स्माइल स्माइल स्माइल। CH13 कॉलेज का पहला दिन, सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। तभी ऋषभ बोला, दादू इतना कुछ हो रहा था अनाया के साथ, आप लोगों ने हमें बताया तक नहीं।
और चाची आप माना कि आपने इसलिए उसे मारा ताकि वो बिगड़े ना, मगर आपने उसे माँ का प्यार देना भी जरूरी नहीं समझा। मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए मगर बोलनी पड़ रही हैं। अगर आपको अनाया के साथ ऐसा ही करना था तो आप दोनों ने उसे पैदा क्यों किया? जब ऋषभ ने ये बोला, रिद्धि जी और अश्विन जी को और भी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। ऋषभ बोला, ये आप दोनों की गलती है, तो उसकी सजा आप उसे क्यों दे रहे हैं? अनाया ने जो भी फैसला लिया बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप दोनों उसका प्यार डिजर्व नहीं करते। फिर सबको देखकर बोला, मैंने एक फैसला लिया है। अगर अनाया मान गई तो मैं ऐसा करना चाहूंगा। तो दादाजी जी बोले, तुम किस बारे में बात कर रहे हो बेटा? तो ऋषभ बोला, वैसे भी चाचा चाची ने अनाया को नहीं अपनाया तो क्यों ना मेरी मैम अनाया को गोद ले ले। वैसे भी चाची के पास तो पहले से उनके पास उनके बच्चे हैं जिन पर वो अपनी जान छिड़कती हैं, तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मॉम, क्या आप अनाया को अपनी बेटी और हमारी बहन बनाएंगी? तो स्वाति जी बोली, बिल्कुल, अगर अनाया मान जाए तो मैं उसे गोद ले लूंगी। उनकी बात सुनकर रिद्धि जी और अश्विन जी को बहुत दर्द हो रहा था और रूही और रिधम की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उन्होंने अपने हाथों से अपना सब कुछ बर्बाद किया था, वो अब कुछ नहीं कर सकते थे। ऋषभ ने 2 पेपर्स रेडी करने को बोल दिया था। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। राजावत फैमिली भी यहीं पर थी और राठौर फैमिली भी। आज उन सबको अनाया के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि उस बच्ची ने बचपन से कितना कुछ झेला है। ऐसे ही रात बीत गई और सुबह हो गई। आज की सुबह सबकी जिंदगी बदलने वाली थी। किसी की जिंदगी में खुशियां तो किसी की जिंदगी में पछतावे और दुख दर्द लाने वाली थी। आज अनाया के कॉलेज का पहला दिन था। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। ब्रेकफास्ट भी तैयार हो गया था, मगर राठौर फैमिली और राजावत फैमिली जा चुके थे क्योंकि उनके वहां आज पूजा थी, क्योंकि उनके घर का बनगा बेटा आरव और छोटा बेटा शिवाय आज सालों बाद अपने घर लौटे थे। शिवाय आज आने वाला था, इसलिए राजावत फैमिली की कुलदेवी की पूजा का मुहूर्त सुबह का था। इसमें सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही शामिल हो सकते थे, इसलिए राठौर फैमिली अपने घर लौट गई और राजावत फैमिली मंदिर की ओर। इधर रायचंद मैंशन में वकील साहब सुबह ही दोनों पेपर्स रेडी कर आ गए थे। इतने में ही अनाया सीढ़ियों से नीचे आने लगी। उसने एक ब्लैक जीन्स और वाइट शर्ट के साथ वाइट स्नीकर्स कैरी किए हुए थे। वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो जैसे ही नीचे आई, सब उसे देखने लगे तो वो सबको बिना भाव के देखने लगी। तभी उसके पास ऋषभ आया और उससे बोला, प्रिंसेस। तो अनाया ने ऋषभ को बिना भाव के देखा तो ऋषभ बोला, मैं आपका बनगा भाई हूँ प्रिंसेस, हमें माफ कर दीजिए, हमें अभी पता चला आपके साथ इतना कुछ हो गया। अगर हमें पहले पता होता तो हम आपके साथ ये सब कभी नहीं होने देते। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू उसकी आंखों से बह गया। अनाया को उसका रोना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो बोली, भाइयों आप मत रोइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तो ऋषभ थोड़ा सा बेहतर फील करने लगा और बोला, प्रिंसेस हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो अनाया बोली, हाँ बोलिए। अनाया का ऋषभ से इतने प्यार से बात करना रिधम को बहुत तकलीफ दे रहा था, क्योंकि अनाया उसे मिस्टर रायचंद कहकर बुलाती थी। ऋषभ बोला, प्रिंसेस हम तुम्हें एडॉप्ट करना चाहते हैं, क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगी? हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, अगर तुम मना भी करोगी तब भी हम तुम्हें इतना ही प्यार करेंगे। ये सुनकर अनाया के दिल में एक टीस उठी कि जो इंसान उससे आज पहली बार मिल रहा है वो उससे इतने प्यार से बात कर रहा है और उसको उसका हक और प्यार देना चाहता है जो उसे कभी नहीं मिला। फिर उसने एक नज़र अपने माँ बाप भाई को देखा जो उसके साथ हमेशा रहे, मगर उन्होंने कभी उसे प्यार नहीं दिया, ना उस पर भरोसा किया। और उसकी सगी माँ जिसने उसे जन्म दिया, उसने कभी उसे अपने पास नहीं सुलाया, कभी प्यार नहीं दिया, ना अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। ये सोचकर उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे और उसकी आंखों में बेहद दर्द दिखने लगा। उसे इस तरह रोते हुए देखकर सब लोग घबरा गए। रिद्धि जी जैसे ही उसके पास जाने को हुई, उससे पहले ही स्वाति जी ने अनाया को अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसका सिर सहलाने लगी। रिद्धि जी अपनी आंसू भरी आंखों से सब कुछ देख रही थी, मगर वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने बहुत देर कर दी थी। ऋषभ बोला, प्रिंसेस आपने क्या सोचा? तो अनाया ने एक नज़र रिद्धि जी को देखा और उसे उनकी वो कड़वी बातें और उनका नज़रअंदाज करना याद आ गया। उसने अपनी नज़रें फेर ली और बोली, भैयू मैं तैयार हूँ।
रिद्धि जी और अश्विन जी ने जैसे ही ये सुना मानो उनकी धड़कनें रुक गई हो। रूहानी, रूही और रिधम भी आज बहुत बेबस महसूस कर रहे थे और रूहानी इन सब का जिम्मेदार खुद को समझने लगी। वही हाल रूही और रिधम का भी था। तभी ऋषभ बोला, चाची इन पेपर्स पर साइन कीजिए और चाचू आप, और रिधम, रूहानी और रूही तुम भी। सबने पेपर्स देखे। रिद्धि जी के हाथों से पेपर्स छूटकर उनके हाथों से नीचे गिर गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सबने भी पेपर्स पढ़े, उन्हें भी बहुत दर्द हो रहा था, मगर उन्हें रिद्धि जी के लिए बुरा लग रहा था। मगर रिद्धि जी को उनके ही करने का फल मिल रहा था। उन्होंने उस छोटी बच्ची के साथ जो अन्याय किया था अपने स्वार्थ के लिए, तो अब उन्हें भी तो उस दर्द को सहना पड़ेगा जो उस मासूम सी बच्ची ने बिना किसी गलती के इतने साल सहा। अश्विन जी बोले, ऋषभ ये तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? माना हमसे गलती हुई है, मगर इतनी बनगाई सजा हमें मत दीजिए। तो ऋषभ उनको मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ उन्हें देखने लगा और बोला, कमाल की बात की आपने चाचू। वैसे ये बताइए, चाची के रीजन तो समझ भी आते हैं, मगर आपकी क्या मजबूरी थी? और ऐसा भी नहीं है कि अनाया आपकी सौतेली बेटी हो, वो तो आपका अपना खून थी ना, फिर भी आपने उसके साथ इतना भेदभाव क्यों किया? और चिंता मत कीजिए, हम आपकी तरह नहीं हैं। हम कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। हम अनाया को ऐसे भी प्यार दे सकते हैं, मगर आप लोगों को आपकी गलती का एहसास करवाना जरूरी था। रिद्धि जी और अश्विन जी को थोड़ा ही राहत मिली, मगर उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा था। अनाया को एक पेपर्स पकड़ाकर ऋषभ बोला, प्रिंसेस ये एक कंपनी है, हमने इसे आपके नाम किया है। मना मत कीजिए, क्योंकि मैंने सभी भाई बहनों को कुछ ना कुछ दिया है और तुम तो सबसे छोटी हो, इसलिए इसे एक्सेप्ट कर लो। तो अनाया ने भी फिर मना नहीं किया और उस पर साइन कर दिए। फिर सबने नाश्ता किया और रूही, रूहानी और अनाया एक ही कार में कॉलेज को चले गए। अभी भी अनाया ड्राइविंग कर रही थी और उसके बगल में रूहानी बैठी हुई थी और पीछे की सीट पर रूही। थोड़ा ही देर बाद वो लोग कॉलेज पहुंच गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल दिल स्माइल स्माइल। CH14 कॉलेज में बवाल। जैसे ही वो लोग कॉलेज के गेट पर पहुंचे, अनाया ने गाड़ी पार्किंग की तरफ बढ़ा दी। रूही और रूहानी अंदर चले गए क्योंकि उनकी क्लास स्टार्ट होने वाली थी। थोड़ा ही देर बाद अनाया भी कॉलेज के अंदर जाने लगी। कॉलेज में नए बच्चों की रैगिंग की जा रही थी। अनाया थी तो 17 साल की और उसकी हाइट भी काफी थी, मगर उसके चेहरे पर बहुत मासूमियत थी जिससे वो बच्ची लगती थी। सभी रूही और रूहानी को जानते थे कि वो दोनों रायचंद फैमिली की प्रिंसेस हैं और ये कॉलेज भी उनका ही है, इसलिए कोई भी उन्हें परेशान नहीं करता था। मगर अनाया को अभी नहीं जानते थे कुछ बंगाई फैमिली के बच्चों के अलावा जो कल पार्टी में शामिल हुए थे। अनाया जैसे ही अपने क्लास में जाने को हुई, द डिवाइन ग्रुप, जो कि गरीब और नए बच्चों को बुली किया करता था, इस ग्रुप में सभी लोग रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, मगर रायचंद फैमिली के सामने वो कुछ भी नहीं थे। इस ग्रुप में 2 लड़कियां और 3 लड़के थे, मोहित अवस्थी, मानव बजाज, रोहन मेहरा, रिधिमा रस्तोगी, पायल ठाकुर। उन लोगों की नज़र जैसे ही अनाया पर पिंगाई, वो दोनों लड़कियां जल गई और तीनों लड़के तो अनाया की ब्यूटी स्माइलिंग फेस में खो गए। जब दोनों लड़कियों ने उन तीनों को अनाया को ऐसे देखता पाया तो वो जल गई और थोड़ा ही तेज आवाज में अनाया से बोली, हे यू इधर आओ। रिधिमा के इतने जोर से बोलने पर वो तीनों होश में आए और आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। अनाया ने देखा कि वो उसे ही बुला रहे हैं तो वो उनके सामने चली गई। तो रिधिमा बोली, नाम क्या है तुम्हारा? तो अनाया ने उसे बिना भाव के देखा और बोली, अनाया रायचंद। जैसे ही सबने ये सुना, सब अनाया के बारे बात करने लगे। ये तो वही है सिटी टॉपर, यार कितनी सुंदर है और आवाज भी कितनी प्यारी है। ये तो रिधिमा मैम से भी ज्यादा सुंदर है। हाँ यार, अब न्यू कैंपस क्वीन बनेंगी शायद। उनकी ऐसी बातें सुनकर रिधिमा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो रिधिमा से थोड़ा रूड टोन में बोली, हम तुम्हारे सीनियर हैं, चलो गुड मॉर्निंग बोलो। तो अनाया ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उन सबको मॉर्निंग विश किया। तो रिधिमा बोली, ऐसे नहीं सिर झुकाकर। तो अनाया ने बिना भाव के उसे देखा और बोली, मैंने पहले ही आपको विश कर दिया है और मुझे बार बार एक ही चीज करके टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद, और वहां से जाने लगी।
तभी रिधिमा गुस्से से बोली, ये लड़की तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो अनाया बोली, नहीं, और मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर सभी हंसने लगे। रिधिमा को बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा था, तो वो अनाया से बोली, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? तो अनाया बोली, औकात? अच्छा मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी क्या औकात है? तो रिधिमा घमंड से बोली, रिधिमा रस्तोगी हूँ मैं, रस्तोगी खानदान की इकलौती प्रिंसेस। तो अनाया उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, अच्छा मगर रस्तोगी तुम्हारा सरनेम हो गया, अपने फैमिली को छोड़कर क्या औकात है तुम्हारी? कुछ भी नहीं, तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, उसके अलावा तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की है। अपने बारे में ऐसा सुनकर रिधिमा तिलमिला उठी और गुस्से से अनाया पर हाथ उठा दिया, मगर अनाया ने उसका हाथ बीच में ही रोक दिया और उसका हाथ मोड़ते हुए अपनी डरावनी आवाज में बोली, मिस रस्तोगी अपने हाथ और जुबान को काबू में रखिए, अन्यथा आपके दोनों चीजें आपसे अलग कर दी जाएगी। इतना कहकर उसे झटके से छोड़ दिया और वहां से निकल गई, मगर रिधिमा सीधा मुंह के बल जमीन में गिर गई और उसके माथे पर चोट लग गई। उसके दोस्त उसके पास दौड़ते हुए आए और उसे मेडिकल रूम में ले गए, और अभी तक कॉलेज में बात फैल गई थी कि किसी ने रिधिमा रस्तोगी को सबक सिखाया है और वो सिटी टॉपर है। जैसे ही ये बात सबको पता चली, सब लोग अनाया को देखने लगे, मगर अनाया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रूहानी और रूही को इस बारे में अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि उनकी क्लास स्टॉट थी। अनाया जैसे ही अपनी क्लास में पहुंची तो सब लोग उस पलट कर देखने लगे। अनाया एक खाली बेंच पर बैठ गई। थोड़ा ही देर बाद एक प्रोफेसर आए और उन्होंने सबका इंट्रोडक्शन लिया। जब अनाया की बारी आई तो प्रोफेसर ने उसे सबसे मिलवाते हुए बताया कि वो सिटी टॉपर है और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है। अनाया अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। इस कॉलेज में सभी तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अनाया ने इंट्रेंस एग्जाम में भी सिटी टॉप किया हुआ था। लड़के उसकी सुंदरता और होशियारी को एडमायर कर रहे थे, तो लड़कियां उससे जल रही थी। कुछ बेवकूफ़ लड़कियां उससे नफरत भी करने लगी थी कि वो ब्यूटी विद ब्रेन है और उसको नई कैंपस क्वीन का टाइटल भी मिल गया है। अनाया को इस बारे में कोई भी बात पता नहीं थी, और शायद उसे पता चल भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता। आज ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, इसलिए अनाया कैंटीन की तरफ चली गई। वहाँ रूही, रूहानी और उसके कुछ दोस्त भी थे। उनके साथ ही आरवी भी थी। रूहानी ने जैसे ही अनाया को देखा, उसे अपने पास बुला लिया। कैंटीन में मौजूद सभी लोग शौक थे कि रूहानी अनाया को जानती है, और रूहानी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए अनाया बहुत खास है। अनाया भी रूहानी के पास जाकर वहीं बैठ गई। रूहानी अपने दोस्तों से बोली, गाइस ये मेरी और रूही की छोटी बहन है अनाया रायचंद। अनाया को वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, मगर वो रूहानी से नाराज नहीं थी, इसलिए वो उससे कभी गलत तरीके से बात नहीं करती थी। रूहानी के सारे दोस्तों को अनाया बहुत पसंद आई। आरवी ने अनाया से माफ़ी मांगी तो अनाया बोली, इट्स ओके मिस राजावत, मुझे पराये लोगों की बातों का बुरा नहीं लगता। इस बात पर आरवी को थोड़ा बुरा लगा, मगर उसने अपने चेहरे पर यह जाहिर नहीं होने दिया। मगर रूहानी और रूही को पता चल गया, मगर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि कल आरवी की गलती थी। जो रूहानी लोगों के थोड़े पास थे, उन लोगों को पता चल गया था कि अनाया रायचंद की सबसे छोटी प्रिंसेस है, और वो लोग अब अपने मन में डिसाइड कर चुके थे कि वो अनाया से कभी नहीं उलझेंगे, वरना शायद वो कॉलेज में ना रह पाए। और उन्हें अनाया से थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि अनाया का पावरफुल ऑरा और उसका आज सुबह का वो डेंजरस आवाज़ सबकी रूह को कंपाने के लिए काफ़ी थी। आखिर वो बेरहम क्वीन जो थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और रिव्यू दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल दिल स्माइल स्माइल स्माइलिंग फेस। CH-15 शिवाय और अनाया की पहली मुलाकात कैंटीन में। लंच के बाद वो लोग वहां से घर की ओर निकल गए। जब वो लोग घर पहुंचे तो सब लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी दादू बोले, स्वाति बेटा, राघव को आज घर जल्दी आने को बोलो, और रिद्धि बेटा तुम भी अश्विन से बोलो कि आज वो जल्दी घर आ जाए। रूहानी रूही और अनाया की तरफ इशारा करते हुए बोले, जाओ आराम करो, शाम को हमें राजावत मेंशन जाना है। तो अनाया बोली, बड़ी मुझे नहीं जाना, कहीं आप लोग चले जाएं। तो दादू बोले, शैतान बच्चे, इतना जिद्दी नहीं बनते बच्चे, वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, आपको भी चलना ही होगा।
तो अब अनाया ने ज्यादा बहस नहीं की और अपने रूम में चली गई। वो अपने रूम में जाकर वॉशरूम में शावर लेने चली गई और बाथरोब पहनकर बाहर आई और अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखा लिया और फिर ऐसे ही बेड पर जाकर सो गई। ऐसे ही शाम हो गई, सब लोग तैयार हो गए थे। तभी रंजीत जी बोले, स्वाति बेटा जाओ देखो तो शैतान बच्चा तैयार हुआ या नहीं। तो स्वाति जी अनाया के रूम में चली गई। जब उन्होंने रूम देखा तो अनाया तैयार बैठी थी। उसने बहुत सुंदर रेड कलर का गाउन कैरी किया था और एक डायमंड नेकलेस, मेकअप के नाम पर काजल और न्यूड लिपस्टिक और पैरों में ब्लैक हिल्स पहने हुए थे। अभी वो किसी क्वीन की तरह लग रही थी। स्वाति जी ने उसकी बलाया ली और लिविंग में आ गए। जैसे ही सबकी नज़र अनाया पर गई, सबकी नज़रें उसी पर थम गई। बड़ी चलिए, मुझे वापस भी आना है, मैं वहां ज्यादा नहीं रुकूंगी। तो दादाजी मान गए, क्योंकि अनाया बहुत गुस्से वाली और बहुत जिद्दी थी। उसे किसी का आर्डर सुनना पसंद नहीं था। उस पर कोई कंट्रोल करे वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सभी लोग बाहर की ओर चल पड़े। 2 लोग एक गाड़ी में, ऐसे ही सभी बैठ गए। दादा दादी एक में, स्वाति जी और राघव जी, रिद्धि जी और अश्विन जी, रूही और रूहानी, रिधम और रिधान, ऋषभ और अनाया और उनके पीछे बॉडीगार्ड्स भी चले गए। इधर राजावत मैंशन बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से सजाया गया था। सभी मेहमान आ चुके थे। मोनिका भी पार्टी में शामिल हुई थी, क्योंकि वो मायरा और रिया की बेस्ट फ्रेंड जो थी। मोनिका तो जब से उसने शिवाय को मैगजीन में बहुत बार देखा था, वो तो जैसे उसी का हो, उसे ऐसा लग रहा था। वो तो उसे अपना मान चुकी थी और उसने आज एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहना था जिसमें वो काफी हॉट लग रही थी। थोड़ा ही देर बाद रायचंद फैमिली भी वहां पहुंच गई और सभी पार्टी में अंदर की ओर चल दिए। ऋषभ और अनाया भी साथ में बात करते हुए आ रहे थे। मोनिका ने जैसे ये देखा उसे बहुत ज्यादा जलन होने लगी, क्योंकि ऋषभ सबसे रूड तरीके से बात करता था और वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था। मगर अनाया जब पैदा हुई, उसने उसे गोद में लिया और उसके फेस पर बहुत बंगाई स्माइल आ गई। वो अनाया को अपने बच्चे जैसे प्यार करता था। अनाया उसके लिए सभी भाई बहनों से ज्यादा मायने रखती थी। इसके पीछे एक और रीजन है जो आपको बाद में पता चलेगा। मोनिका अनाया को घूर रही थी। जैसे ही अनाया ने उसे खुद को नफरत से घूरता पाया तो उसकी आंखें सर्द हो गई और वो अपनी सर्द निगाहों से मोनिका की आंखों में देखने लगी, जिससे मोनिका अंदर तक हिल गई। उसको अनाया की आंखों से बहुत डर लग रहा था। जैसे ही अनाया ने पार्टी में कदम रखा, सभी लड़कों की नज़रें उसी पर ठहर गई। मगर जैसे ही उन्होंने उसके बगल में खंगे लड़के को देखा, जिसकी लाल आंखें उन्हें ही घूर रही थी, तो सभी ने जल्दी से अपनी नज़रें फेर ली। अनाया ने भी ये चीज़ें नोटिस की। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि कोई उसकी भी फिक्र करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। आज उसे पता चला कि एक भाई का प्यार कैसा होता है। उसने अपनी आंखों में प्यार लाकर अपने भाई को देखा, जो उसे अपने बच्चे की तरह पैम्पर करता था। जब ऋषभ ने अनाया को खुद को देखता पाया तो वो अनाया का सिर सहलाते हुए बोला, क्या हुआ बच्चा? तो अनाया बोली, आई लव यू भाई, आप सबसे बेस्ट हो। तो ऋषभ के फेस पर एक स्माइल आ गई, जिसे देखकर इस पास की लड़कियां तो उसकी स्माइल में खो गई। ऋषभ बोला, आई लव यू टू प्रिंसेस, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम कोई भी बात या कुछ भी मुझसे बेझिझक बोल सकती हो। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वो सारी चीजें करेगा जो तुम्हें पसंद है। इस बात पर अनाया के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। थोड़ा ही देर बाद पार्टी और भी दिलचस्प हो गई, क्योंकि जिसके लिए पार्टी रखी गई थी, द शिवाय राजावत की एंट्री हो चुकी थी। वो और आरव दोनों बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। आरव भी हैंडसम था, मगर हमारा शिवाय इतना हैंडसम था कि उसके लिए हैंडसम वर्ड भी बन जाए। तो आइए जानते हैं शिवाय के बारे में। तो ये हैं हमारे होने वाले हीरो शिवाय राजावत। इनकी हाइट 6 फुट 1 इंच, गोरा रंग, गहरी नीली आंखें, 8 पैक एब्स, सिल्की बाल, तीखी नाक और पतले गुलाबी होंठ, मगर चेहरे पर एक तेज और गुरूर और बहुत ज्यादा गुस्से वाले और बेहद सनकी और जिद्दी। तो कैसे लगे आपको हमारे शिवाय बाबू? कमेंट पर जरूर बताएं। अब आते हैं कहानी पर। सभी लोग शिवाय को एकटक देख रही थी, मगर हमारा शिवाय बिना किसी भाव के चल रहा था। उसने एक नज़र भी किसी को नहीं देखा। तभी धीरज राजावत यानी हमारे हीरो के दादू ने सबसे बोला,
गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी ने हमें अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका शुक्रिया। तो आइए आज हम आपको राजावत इंडस्ट्री के सीईओ से मिलवाते हैं, जिसका आप लोगों ने सिर्फ नाम सुना होगा। शिवाय राजावत तो ये हैं हमारे छोटे पोते और राजावत इंडस्ट्री के सीईओ, जिनकी वजह से आज राजावत इंडस्ट्री नंबर 1 पोजीशन पर है। और ये है हमारे बनगे पोते आरव राजावत, ये बहुत बनगे सर्जन हैं और इनका खुद के हॉस्पिटल हैं। और हमारी बनगाए पोती आरवी राजावत, जिनका अभी डिजाइनिंग का लास्ट साल बचा है। और ये है छोटी पोती शिवन्या राजावत, इन्होंने अभी कॉलेज ज्वाइन किया है। थैंक यू। इतना बोलकर वो अपने दोस्त के साथ आ गए, जो कि और कोई नहीं रायचंद फैमिली के हेड रंजीत रायचंद हैं। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने अपने सभी पोते पोतियों को बुलाया और रायचंद फैमिली से एक एक करके मिलाने लगे। अब आप सोच रहे होंगे ये तो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आरव और शिवाय किसी को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो दोनों हमेशा इंडिया से बाहर ही रहे हैं। आरव ऋषभ बेस्ट फ्रेंड हैं और विधान आरव को भी ऋषभ के जैसे अपना भाई मानता है। तो ये तीनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते, मगर आरव इन दोनों के अलावा किसी को नहीं जानता। और हमारे शिवाय बाबू रिदम को प्रोफेशनल तौर पर जानते हैं, मगर वैसे उनके बीच दोस्ती जैसा कुछ नहीं है। तो आरव और शिवाय सभी से मिलते हैं। आरव तो कल ही सबसे मिल चुका था, रूहानी, रूही और अनाया के अलावा। आरव बस एकटक रूहानी को निहार रहा था, जो बात हमारी रूहानी भी नोटिस कर रही थी, मगर उसे बहुत शर्म आ रही थी। वो भी आरव को पसंद करने लगी थी। शिवाय बिना भाव के सबसे मिला। मोनिका तो उसको ऐसे देख रही थी जैसे कच्चा खा जाएंगी, मगर शिवाय ने उसे एक नज़र तक नहीं देखा। तभी रंजीत जी बोले, शिवाय इनसे मिलो, ये हैं अनाया रायचंद। जैसे ही शिवाय के कानों में अनाया नाम आया तो उसने अपने सामने देखा तो उसे एक बेहद मासूम, बिल्कुल बच्ची दिखने वाली लड़की दिखी। शिवाय की नज़र उसी पर ठहर गई, मगर जल्दी वो होश में आया और वहां से चला गया। मगर अनाया ने उसे एक नज़र देखकर अपनी नज़रें उसी से फेर लीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल दिल स्माइल स्माइल।